अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसमें देखेंगे कि फिर टॉर्क को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की टर्म में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, फिर वर्क देखेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और फिर एनर्जी देखेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। हमारे पास आज की मेन हेडिंग है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसमें हमें पता चला कि करंट कैरिंग कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, यानी वो कॉइल एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है। अब ये बिहाइंड द सीन इसमें है क्या? इसका मतलब जब वो कॉइल में से करंट गुजरता है तो वो कॉइल एक करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। तो अब वो उसको रखा भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इसका मतलब वो कॉइल एक बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रही होती है, बिहेव कर रही होती है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से उस कॉइल में रोटेशन पैदा होती है। तो हम कहेंगे कि जो करंट कैरिंग कॉइल है वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल बनता है वहां पे। तो बात समझ आई? यानी कि कॉइल में से करंट गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिक बना उसे हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है बात। अब जनाब इस चीज को लेके चलते हैं कि भाई जो आपके पास टॉर्क पैदा हुआ कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू से जाहिर करेंगे कॉइल का, उसे असाइन कर देते हैं। क्या मतलब? म्यू क्या होगा कि हमें बताएगा कि आपके पास जो कॉइल के अंदर करंट गुजरने की वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल बना उसकी डायरेक्शन देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो आपके पास डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल की अलोंग होगी, जो प्लेन के ऊपर होगा नॉर्मल, और आप उसे राइट हैंड रूल से निकालेंगे। आप जो कॉइल को ग्रैब्स करेंगे फिंगर्स की, राइट हैंड की फिंगर्स के तहत, जो डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ साथ चल रही होंगी, और आपने जो आउटस्ट्रेच थंब होगा वो आपको म्यू की डायरेक्शन देगा। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि करंट आपके पास एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो राइट हैंड रूल में थंब आपके पास आ गया। जो थंब है वो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देगा। ठीक होगी बात। तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, तो म्यू बराबर लिया जाएगा आई ए के। आई फॉर करंट, ए फॉर एरिया। तो आपके पास अब म्यू की डायरेक्शन वेक्टर एरिया वाली होगी, यानी जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वही म्यू की डायरेक्शन मानी जाएगी। अगर एक कॉइल की बजाय ढेर सारी कॉइल हो तो म्यू एन से ज़रब खा जाएगा, एन आई ए। तो अब ये म्यू मुझे क्या बताएगा? ये म्यू मुझे बता रहा है कि किसी कॉइल में जब करंट गुजरता है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसका जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो आप इस म्यू की डायरेक्शन में लेने वाले हो, जिसे आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलने वाले हो। ठीक होगी बात। तो जनाब ये अब हमारे पास चल रहे हैं। यहाँ पे एन किसको जाहिर कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स को। आई करंट थ्रू द कॉइल, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कॉइल आ जाएगा। अब म्यू की यूनिट यहां से देखो, आई फॉर करंट, ए फॉर एरिया, तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो जनाब आप इसे एम्पेयर स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हैं। अब हम इसकी मदद से देखते हैं टॉर्क का फार्मूला इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे आएगा, डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालेंगे। तो हमने सबने पढ़ा टॉर्क का फार्मूला कि भाई करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो टॉर्क का फार्मूला आ जाता है एन आई ए बी साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि म्यू बराबर है एन आई ए के, तो यहाँ पे एन आई ए एग्जिस्ट कर रहा है, इसका ना म्यू भी साइन थीटा लिखा जा सकता है, तो आप इसे म्यू क्रॉस बी ले लेंगे। तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो आप इस फिग में देख सकते हैं कि आप म्यू को फर्स्ट वेक्टर होने के नाते रोटेट करोगे बी की जानिब, जो थंब आएगा वो थंब आपको टॉर्क बताएगा। तो समझ आ रही है बात जनाब? तो आपके पास थीटा एंगल किस किस के बीच में होगा? म्यू और बी के। म्यू क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वहां पे। तो जनाब अब आपने इसी तरीके का एक फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी निकाला हुआ है, जहां पे आपने पढ़ा था पी क्रॉस ई।
बी क्या था, आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था और इनटू आपने ई इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। सेम उसी अप्रोच पे अब म्यू क्रॉस बी आ रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल क्रॉस बी आ गया। तो समझ आई बात आपके पास कि आपने डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बनाना है। अब जनाब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आप क्या बोलने वाले हो कि अगर आप एक एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल पे लगता है, उसे पोजीशन चेंज करता है, उसे थीटा 1 से लेके जाता है किस पे, थीटा 2 पे, तो आपके पास इसका मतलब डाइपोल पे वर्क हुआ है, यानी आपने उसकी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया है। तो समझने वाली बात है कि आपने एक्सटर्नल एजेंट ने टॉर्क लगाया किस पे, जिससे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रोटेट करता है थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो वो जो वर्क होगा जो डाइपोल पे हुआ अप्लाइड टॉर्क की वजह से, वो हम निकालते हैं। डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा टॉ डॉट डी थीटा। आप इसमें थीटा आई से थीटा एफ तक की बाउंड्री कंडीशन देंगे तो आप इसमें टॉ डॉट डी थीटा ले लेंगे। अब जो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये अपोजिट होंगे। आप इसमें फिग में भी देख सकते हैं कि आपके पास ये एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, तो इसका अंदर cos 180 आ जाएगा। cos 180 होने के नाते माइनस है। अब हमने जो टॉर्क का फार्मूला पढ़ा वो तो म्यू बी साइन थीटा अभी अभी पढ़ा हमने, तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू लग सकती है म्यू बी साइन थीटा डी थीटा। म्यू बी अगर हम कांस्टेंट ले लें, बी भी कांस्टेंट ले लें, तो इंटीग्रल से बाहर आ सकता है, तो साइन थीटा डी थीटा। अब आप यहाँ पे जब इसके इंटीग्रल लेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा। हम मॉडुलस फॉर्म में उसकी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं तो कॉस थीटा एफ माइनस कॉस थीटा आई। तो ये वर्क का फार्मूला आ गया। तो आपके पास, तो अब इसमें अगर हम कहें कि डाइपोल स्टेशनरी है ओरिएंटेशन चेंज करने से पहले और बाद में, तो हम कहेंगे उसकी जो एनर्जी में क्या आती है चेंज, वो देख लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके पास 0 पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी आर्बिट्रेरी है, यानी आपकी चॉइस है कि आप कैसे लेते हैं उस चीज को। तो लेट्स से हम कहते हैं कि हम इसे cos 90 पे 0 होता है तो थीटा 90 रख लेंगे, जहां पे ये इसकी इनिशियल 0 पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कंसीडर कर लेंगे। तो ठीक होगी बात जनाब। अब हम एनर्जी का जिक्र करते हैं कि एनर्जी ऑफ द डाइपोल हम कैसे देखेंगे। तो वो डेफिनेशन है नेगेटिव वर्क डन बाय द फील्ड, यानी फील्ड जो नेगेटिव वर्क करेगी दैट इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। कैसे, अभी समझते हैं। अब आपने जो फील्ड की एनर्जी आई फील्ड के वर्क की वजह से, वो नेगेटिव होगी किसके, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द डाइपोल मोमेंट और वेक्टर फील्ड के, यानी कि फार्मूला एनर्जी का क्या होगा, माइनस म्यू डॉट बी, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और आपके पास बी का डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो जनाब अब आपके पास अगर डाइपोल मोमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी एनर्जी ऐसी होगी जो आपके पास उस डाइपोल की ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगी। समझ आ रही है बात। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड के अलोंग है, तो हम बोलेंगे उसके बाद लोएस्ट एनर्जी होगी, और अगर वो फील्ड के अगेंस्ट होगा तो इसका मतलब उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो एनर्जी है वो लोएस्ट है, जब मैंने कहा वो अलोंग है, तो इसका मतलब आप इसमें cos 0 प्लेस कर दोगे तो माइनस म्यू भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से हाईएस्ट कब होगी, जब हमने कहा वो उसके अपोजिट होगा, तो 180 आ जाएगा cos, तो आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव में म्यू भी आ जाएगी। तो आपने इस फिक्स से समझा। अब यहां से म्यू के जो कांस्टेंट यूनिट बनेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू जूल पर टेस्ला, ये इन टर्म ऑफ एनर्जी आ गया। वो इससे पहले यूनिट इन टर्म ऑफ करंट थे, एम्पेयर स्क्वायर मीटर जिसे हमने पढ़ा था। तो आपके पास एनर्जी एसोसिएट है किससे, डाइपोल की ओरिएंटेशन से, यानी डाइपोल अपनी पोजीशन बदलेगा तो उसकी एनर्जी भी बदलेगी। तो अब इस चीज को जरा और समझते हैं कि ओरिएंटेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहेगा, यानी वो चाहेगा कि उसकी फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड एक ही सिंक में आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क या फोर्स लगेगी जो हम क्रॉस प्रोडक्ट से देख सकते हैं, ताकि वो उसके अलाइनमेंट चाहेगा। अब अगर अब अलाइनमेंट आ जाती है तो इसका मतलब उस वक्त मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एनर्जी क्या है, लोएस्ट एनर्जी है, और जब वो बिल्कुल उसके अलाइनमेंट पे आ जाएगा उस वक्त उस पर कोई फोर्स या कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। अब अगर हम उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को
अगेंस्ट कर देते, अपोजिट कर देते हैं बी के, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हाईएस्ट एनर्जी पे है, क्योंकि वो फील्ड के मुखालिफ जा रहा है। जब वो फील्ड के मुखालिफ जा रहा है और अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब उसके पास हाईएस्ट एनर्जी है, क्योंकि फील्ड तो उसे वापस लाना चाहती है। इसका मतलब उस पर मैक्सिमम वर्क किया हुआ है कि ताकि वो फील्ड के अगेंस्ट रहे, तो इस सेंस में उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर तो आपके पास किसी और ओरिएंटेशन के लिए हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो आप माइनस म्यू डॉट पी ले लेंगे। नेगेटिव साइन यहाँ पे यही इंडिकेट करता है कि आपको क्या जनाब एनर्जी रिक्वायर्ड के आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जब बी के साथ अलाइनमेंट में होगा तो उसकी एनर्जी आपके पास मिनिमम आएगी। ठीक होगी बात। अब इसमें एक चीज और समझनी है कि अब तक मैंने करंट कैरिंग कॉइल या परमानेंट मैग्नेट का बताया क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल, मगर इसके अलावा भी हो सकता है। जैसे रोटेटिंग स्फीयर है आपके पास जो चार्ज का, उस वो भी जैसे हमारी अर्थ है वो भी मैग्नेटिक डायपोल रखती है। इसी तरह सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। तो जनाब अब आपको एक ओवरऑल खुलासा आज के टॉपिक का क्या समझ आया कि भाई जब आपके पास चार्ज पार्टिकल यानी करंट जब चलता है तो वहां पे एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बनता है। वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो टॉर्क पैदा होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब डायपोल मूवमेंट को रोटेट करवाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वहां पे वर्क हो जाता है, उस वर्क की वजह से एनर्जी पे आ जाती है। अगर हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग हो जाए तो हम बोलेंगे उसके पास एनर्जी कम है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड तो उसको अपने साथ अलाइन रखना चाहती है। अब मैं उसकी अलाइनमेंट हटा के उसे साइड पे करना चाहता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, इसका ना मुझे उसकी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं उसे घुमाते घुमाते एक्सटर्नल फील्ड के बिल्कुल मुखालिफ कर देता हूं, इसका मतलब मैंने मैक्सिमम वर्क कर दिया कि मैंने उसे फील्ड के मुखालिफ कर दिया है। तो ऐसी हालत में उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो ये जनाब आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।